देखेंगे साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन्स या वाइटामिन्स। चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी, जेई हो या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो साइंस का सेक्शन यहाँ पर पूछा जाता है उसके लिए, उन बच्चों के लिए जो साइंस के सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए ये टॉपिक या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो हम विटामिन को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस पहली क्लास में। विटामिन वर्ड का थोड़ा हम इतिहास जान लेते हैं। देखो, जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्द, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, तो दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इससे बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है वाइटा, वाइटा, और दूसरा है एमीन। ठीक है, वाइटा और एमीन। अब वाइटा का मतलब होता है, वाइटा का मतलब होता है वाइटल, वाइटा का मतलब होता है वाइटल, मतलब लाइफ, है ना। और एमीन, नाइट्रोजन से इसका संबंध है। एमीन कंपाउंड आपने सुने होंगे केमिस्ट्री में जिसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, लेकिन सभी विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होता है, ये बाद में जाकर के पता चला था। पर यहाँ पर आप ये समझिए कि वाइटा और एमीन, इन दो शब्दों से विटामिन बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जितनी भी वाइटल रिएक्शंस हैं, उनको बैलेंस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन शब्द की अगर हम बात करें तो विटामिन शब्द सबसे पहले कैसिमर फंक, कैसिमर फंक नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने 1911 में दिया था। याद रखना, कैसिमर फंक। ठीक है, अब जो विटामिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया वाइटा और एमीन, है ना, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वाइटा का मतलब मैंने क्या बताया आपको, वाइटल रिएक्शन, जैविक क्रियाएं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी जैविक क्रियाएं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो किसके लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक बात आप याद रखना, ये कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका आता है जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब। तो जो विटामिन है ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो विटामिन्स होते हैं इनका मतलब होता है जो हमारी बॉडी में वाइटल रिएक्शन को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विटामिन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो विटामिन का जो अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ विटामिन, इसके बारे में सबसे पहले लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था, लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, और विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो 1911 में कैसिमर फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन सिद्धांत, विटामिन थ्योरी सबसे पहले हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। क्या, विटामिन शब्द। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और सबसे पहला बिंदु यह है कि जो विटामिन है ना, विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से हमारे शरीर को। दूसरी बात, विटामिन्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, विटामिन का उपापचय नहीं होता है, चापचय नहीं होता है, मतलब विटामिन अंदर जाकर के ऐसा नहीं है कि जुड़ जाते होंगे या टूट जाते होंगे जैसे अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, ये अंदर जाकर के टूटते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका डाइजेशन होता है। लेकिन विटामिन जो है ना, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए इससे किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है, किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है, विटामिन करता है। उनको संतुलित करने का काम विटामिन करता है। अब विटामिन की अगर कमी हो जाएगी तो वो सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, मतलब
इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग हो सकते हैं। तो जो विटामिन है वो बैलेंस करता है, मतलब संतुलित करता है हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन को। अब हमारे शरीर में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है भाई, जैसे आपके शरीर में श्वसन, रेस्पिरेशन हो गया है ना, डाइजेशन हो गया, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। इसी तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है ना, अगर देखो ये जो विटामिन है ये किसको संतुलित करता है, केमिकल रिएक्शन को। अगर सारी रिएक्शन अच्छे से बैलेंस हैं, संतुलित हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विटामिन की कमी नहीं है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन अगर हो गई, मतलब विटामिन की अगर कमी हो गई, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस मतलब असंतुलित हो जाएगी, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस, हमको क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब न्यूनता जन्य रोग हो जाएंगे, मतलब ऐसे रोग जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ से समझनी थी। तो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें समझी कि विटामिन शब्द का मतलब क्या होता है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये मैंने आपको बताया, किसने किया था, कैसिमर फंक ने किया था, ठीक है ना। उसके अस्तित्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लूनिन ने बताया। और विटामिन की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने दिया, हॉपकिंस ने दिया, ठीक है। साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि विटामिन से आपको किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, विटामिन का उपापचय नहीं होता है, चापचय नहीं होता है, इसीलिए इससे किसी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन ये हमारे शरीर को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन भरपूर आवश्यकता होती है, ठीक है, भरपूर आवश्यकता होती है, ताकि हमें किसी तरह का कोई रोग ना हो, ठीक है। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग इसी वीडियो में आगे आप समझोगे सब चीज़ें एक एक करके। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ विटामिन हम देखेंगे, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकारों की हम बात करेंगे, ठीक है। विटामिन देखो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अब वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, क्या मतलब हो गया इसका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको याद करने की ट्रिक हो सकती, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। या इसको दूसरी तरह से आप याद कर सकते हो, डैका, DEKE, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। ऐसे डैका से याद कर लो, चाहे कीड़ा से याद कर लो, ठीक है। या आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐड और एक, ऐड एक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो तीन तरह की ट्रिक बता दी मैंने आपको। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जो वसा में, फैट में क्या रहते हैं, घुल जाते हैं। और कुछ वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसमें विटामिन बी और सी आता है, जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब विटामिन बी भी बहुत कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, जटिल होता है, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे विटामिन B1 होता है, फिर B2 होता है, फिर B3 होता है, फिर B4 नहीं होता है, B5 होता है, फिर B6 होता है, फिर B7 होता है, B8 नहीं होता है, फिर B9 होता है, फिर B10 और B11 नहीं होता है, फिर सीधा B12 होता है। तो इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, संग्रहित, संग्रहित मतलब वो जमा, वो स्टोर कहाँ होते हैं, तो वसा युक्त उत्तकों में स्टोर होते हैं, जिनको एडिपोज कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज आपने सुना होगा, तो एडिपोज टिश्यूज, वसा युक्त जो उत्तक होते हैं, फैटी टिश्यूज, ठीक है, उनमें इकट्ठा होते हैं आपके कौन कौन, वसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन यकृत में भी होते हैं साथ में, लिवर में भी कौन स्टोर होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, यानी ए, डी, ई और के। अगर आपसे पूछा जाए कि यकृत में, लिवर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। इसका रीज़न आगे मैं बताऊंगा। विटामिन ए जो है यकृत यानी लिवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। साथ में
वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कहाँ होते हैं, वसायुक्त ऊतकों में यानी एडिपोज टिश्यू में होते हैं। और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो शरीर में जमा नहीं रह सकते क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और हमारे शरीर में 70% पानी होता है, हमारे शरीर में 70% क्या होता है, वाटर होता है। तो जब हम या कोई भी जब पेशाब करता है, यूरिन करता है, तो उस यूरिन के साथ ये बी और सी नामक जो विटामिन है ये बाहर निकल जाते हैं, विटामिन बी और सी, क्योंकि ये पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना, पानी में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो हमारे शरीर से जब पानी की मात्रा बाहर आती है तो उस पानी के साथ बी और सी भी क्या आ जाता है, बाहर आ जाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहते हैं, जमा नहीं रहते, इसलिए बी और सी की हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कमी रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी जो है और विटामिन बी जो है, विटामिन कौन सा विटामिन्स हैं जो यूरिन में बाहर निकल जाते हैं, पेशाब यानी मूत्र में बाहर निकल जाते हैं, तो उनका नाम है बी और सी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये पानी में घुले होते हैं और जब पानी मूत्र के रूप में जब पानी बाहर आता है तो उसके साथ ये विटामिन भी क्या आ जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए इनकी कमी बनी रहती है हमारे शरीर में, ठीक है। अब इनको कहाँ से ले, कैसे ले, ये आगे हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी वसा में घुलनशील विटामिन की और जल में घुलनशील विटामिन की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवर में कौन सा विटामिन भाई सबसे ज़्यादा होता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ होते हैं, आपके लीवर में, और एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये यहाँ से पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहला होता है विटामिन ए। अब विटामिन ए हम क्या करेंगे ना, हर एक विटामिन को पढ़ेंगे। अब वसा में घुलनशील विटामिन हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कीड़ा, है ना, विटामिन के, ई, डी और ए। तो पहले हम ए की बात करते हैं। विटामिन ए क्या होता है, तो इसका हम केमिकल नाम जानेंगे, इसके स्रोत ये कहाँ से मिलता है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए सबसे पहले किसके लिए जरूरी है, आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, गुड फॉर आइज। दूसरी बात, इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है, प्रतिरोधकता क्षमता को भी विटामिन ए क्या करता है, बढ़ाता है। और भी विटामिन है लेकिन ए दूसरा किसके लिए जिम्मेदार है, प्रतिरोधकता क्षमता के लिए भी जरूरी है, ये इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है, ये आंखों के लिए अच्छा माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपने क्या समझा, आंखों के लिए जरूरी विटामिन, प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन, और केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। कौन, विटामिन ए। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, मतलब कुछ स्रोत हैं जहां से ये आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या क्या है, मिल्क और उसके बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, दूध, है ना, अंडा, एग हो गया, फिश हो गया, है ना, ग्रीन चिल्ली हो गई, हरी मिर्च, है ना, ब्रोकली हो गई, है ना, कोरिएंडर धनिया हो गया, है ना, पपैया हो गया, स्पाइनच हो गया, कैरट हो गया, केल हो गया, टोमेटोज हो गए, है ना, रेड बेल पेपर हो गया। रेड बेल पेपर यानी जो लाल शिमला मिर्च होती है। तो इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गाजर को और पालक को भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कैरेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है और इसको विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है। पिगमेंट कहते हैं किसको, वर्णक को, ठीक है, जो रंग देता है उसको, ठीक है। बीटा कैरोटीन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। किस में होता है बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट, गाजर में होता है, मतलब और चीज़ों में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात गाजर की कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो गाजर में जो है बीटा कैरोटीन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो जब आप गाजर खाते हैं ना, तो ये गाजर जब आप खाते हो, देखो ये टॉपिक में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आप अपनी आंखों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि आंखों के लिए जरूरी विटामिन है। अभी आंखों के साथ इसको लिंक करेंगे हम। तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसमें क्या होता है, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड होता है, एक पिगमेंट होता है। ये बीटा कैरोटीन जब गाजर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है
और शरीर में ये सबसे पहले कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। इसलिए मैंने कहा लिवर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है जी। तो कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है एक पिगमेंट के, जिसको कहते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। किस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब किस में बदल देता है लिवर इसको, रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल देता है। ये रोडोप्सिन पिगमेंट कहाँ जाता है, उसके बाद हमारी आँखों में जाता है, हमारी आइज़ में जाता है। अब हमारी जो आइज़ है इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, मतलब दो तरह की सेल्स होती हैं। पहला है इसमें रॉड सेल और दूसरा होती है इसमें कोन सेल। रोड सेल जो होती हैं उनको बोलते हैं श्लाका कोशिका, और कोन सेल्स उनको बोलते हैं शंकु कोशिका। ठीक है, तो जो रोड सेल होती हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसके लिए ये जिम्मेदार होती हैं, है ना। रोड सेल जो होती है ये कलर को दिखाती है कि ये ग्रीन है, ये पिंक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है ना, ये येलो है। तो कलर को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, रंगों को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। कौन, शंकु कोशिका। और जो श्लाका कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोन शेल होती है, कोन शेल जो होती है ना, कोन शेल यानी मैंने क्या बोला आपको, शंकु कोशिका, जो कि कलर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कलर, रंगों को पहचानने में ये मदद करती है। आप रंगों को पहचान पाते हो ना, क्योंकि आपकी आंखों में कोन सेल होती है। और आप ये चीज़ पहचान सकते हो कि लाइट को, कि अंधेरा है या उजाला है, मतलब व्हाइट लाइट है या ब्लैक लाइट है। ब्लैक लाइट में अंधेरा, व्हाइट में उजाला। तो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करती है रॉड सेल्स। ठीक है, रोड सेल्स, श्लाका कोशिका। ठीक है, तो बेसिकली जो ये रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये हमारी किस में जाता है, आइज में जाता है। किस में जाता है, हमारी आइज में जाता है ये। ठीक है, और वहां पर क्या करता है, जितना भी रोडोप्सिन रोड सेल के पास जाएगा, आइज में भी किसके पास जाता है, रोड सेल के पास जाता है। जितना भी ये श्लाका कोशिका यानी रोड सेल के पास जाएगा उतना विजन अच्छा होगा, विजन उतना अच्छा होगा, उतनी क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को देख पाओगे, है ना। उतनी क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को देख पाओगे, उतना साफ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर रोड सेल आपकी अच्छी है तो आपको समझ आ गया होगा कि गाजर को विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये लीवर में जाता है, लीवर इसको रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। ये हमारी आइज में जाता है, आइज में भी रोड सेल्स में जाता है, और रोड सेल के पास जितना भी रोडोप्सिन जाएगा उतना अच्छे से हमारा विजन होगा। इसलिए विजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है विटामिन ए को, आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है विटामिन ए को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। आगे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, अब आपने तो एक ही रोग के बारे में सुना होगा, रतौंधी, कि भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन भी इसको कहा जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाले 3 रोग है आपके पास। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है कोरोनियल जीरोसिस, और तीसरा है जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। रतौंधी, रतौंधी मतलब रात से मतलब है इसका, रात में दिखना बंद हो जाता है या ब्लर सा हो जाता है, ब्लर सा दिखने लगता है रात के टाइम पे, या बिल्कुल ही अंधापन हो जाता है, आदमी रात को देख ही नहीं पाता है कुछ। अब आप बोलोगे सर रात को तो किसी को भी नहीं दिखाई देता। भाई रात को थोड़ा बहुत लाइट तो होती है ना, उसमें आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जिसको रतौंधी हो जाता है उसको रात में दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है कोरोनियल जीरोसिस, हमारे आंख में जो कॉर्निया जो पार्ट होता है ना, कॉर्निया, जिसको कि आंख की खिड़की भी कहते हैं, फ्रंट में जो होता है, तो वो कॉर्निया क्या हो जाता है, इसमें डैमेज हो जाता है ना, उसको क्षति पहुंच जाती है कोरोनियल जीरोसिस में। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, ड्राइनेस आ जाता है आंखों में, सूखापन, सूख जाती है आंखें। आंखें क्यों सूख जाती है, क्योंकि आंसू बनना बंद हो जाता है। तो आंसू बनना कौन सी बीमारी में बंद हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया में बंद हो जाता है। जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो आंसू बनना, टीयर्स बनना इसमें बंद हो जाता है। और टीयर्स कौन सी ग्लैंड से निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है, या टीयर ग्लैंड होती है जो अश्रु ग्रंथियां होती है आपकी आंखों में, नेत्रों में, चक्षुओं में,
वो आंसू बनाना बंद कर देता है। तो आंसू बनना जीरोप्थैल्मिया में बंद हो जाता है जी, सूखी पड़ जाती हैं आंखें। तो किसकी कमी से हो रही है ये सब बीमारियां? विटामिन ए। तो ये 3 बीमारियां आपको बेसिकली याद रखनी है। और बच्चों में भी विटामिन ए की कमी हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो गाजर खा नहीं सकते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उन पर टीकाकरण करते हैं डॉक्टर्स, जो वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन में डॉक्टर विटामिन ए डालते हैं और उसकी मदद से बच्चों को विटामिन ए मिलता है। समझ आया? तो टीकाकरण में, वैक्सीनेशन में कौन सा विटामिन यूज किया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, आप तो गाजर खा सकते हो, तरह तरह की फूड प्रोडक्ट्स खा सकते हो, उससे आपको विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन बच्चे तो, छोटे छोटे बच्चे खाना थोड़ी खाते हैं 5-6 महीने तक, तो उनको विटामिन ए वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं डॉक्टर? दे देते हैं जी। जैसे विटामिन डी उसको माँ के दूध से मिल जाता है, इसलिए जो मदर्स होती हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि सारा विटामिन डी बच्चा खींच लेता है उनका। तो आगे अभी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये स्लाइड आपकी समझ में आ गई होगी। अब है विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी क्या होता है? कैल्शियम के अवशोषण और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन? विटामिन डी। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मददगार है, जो बोन्स और टीथ के लिए क्या होता है जी? जरूरी होता है। मतलब आपके दांतों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए जो कैल्शियम है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। और इस कैल्शियम को अवशोषित करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य की चमक वाला विटामिन। आप बोलते हो ना कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, गलत बोलते हो। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलता है। सूर्य के प्रकाश में जब आप बैठते हो ना, तो आपकी स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। विटामिन डी तेजी से बनने लगता है, क्योंकि विटामिन डी तो आपकी स्किन में बनता है। प्रोडक्शन कहाँ होता है विटामिन डी का बॉडी में? स्किन में, त्वचा में। तो त्वचा में तो ऑलरेडी विटामिन डी है ही आपके, लेकिन वो बढ़ने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है स्किन पर। इसलिए बोलते हैं दोपहर की धूप में बैठना चाहिए, है ना। धूप सेकना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, चाहे गर्मियों का टाइम हो चाहे ठंडियों का टाइम हो, धूप हमें लेनी चाहिए। क्योंकि धूप से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है, लेकिन धूप में बैठने से विटामिन डी का जो उत्पादन है शरीर में, वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। हमारी किस में? स्किन में उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो हमेशा याद रखना, धूप से विटामिन डी नहीं मिलता, धूप में बैठ करके विटामिन डी का उत्पादन बढ़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। उसके बाद हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है इसको। अब इसको हार्मोन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच कहते हैं, पीटीएच। तो जो काम पीटीएच करता है ना, वही काम विटामिन डी भी करता है। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तो सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? डी को बोलते हैं। हार्मोन विटामिन किसको कहते हैं? डी को कहते हैं। विटामिन डी शरीर में कहाँ बनता है? त्वचा में, स्किन में। अच्छा, विटामिन डी जो है किस तत्व को अवशोषित करता है जी? तो कैल्शियम को। कैल्शियम किसके लिए मददगार होता है? हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। यहां से ये क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अब विटामिन डी जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका D2, दूसरा है D3। D2 का केमिकल नाम आपको याद रखना है एर्गो कैल्सीफेरोल। ये प्लांट में होता है जी, किसमें होता है? प्लांट में। और D3 जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है कोले कैल्सीफेरोल। याद रखना, कोले कैल्सीफेरोल। ये बेसिकली एनिमल में होता है, ठीक है, एनिमल में होता है, ठीक है। तो ये D3 की, D2 और D3 की मैंने आपसे बात करी, दोनों के आपको केमिकल नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये विटामिन डी के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जहाँ से ये मिल सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, फिश हो गई, है ना। और किस किस से? अंडों से मिल सकता है, लिवर है ना। कोड लिवर ऑयल, कोड नाम की एक मछली होती है, उसके लिवर का जो तेल होता है उसमें भी इसको उसका एक स्रोत माना जाता है, अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। और आपका बटर हो गया, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मशरूम हो गया, इसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है ना। और सनसाइन में बैठने से तो आपके त्वचा में इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। तो आई होप ये स्लाइड भी आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी।
ठीक है। अब हम इससे कुछ रोग होते हैं शरीर में, इससे रोग नहीं होते, मतलब इसकी कमी से रोग होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, है ना, मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाली कुछ बीमारियां। तो पहला होता है इससे सूखा रोग, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। और ध्यान रखना ये चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में, किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है, मतलब बच्चों में होता है जी, ये चिल्ड्रन में होता है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। यही बीमारी जब एडल्ट में होती है, बड़ों में होती है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया। तो 3 बीमारियों के नाम है यहाँ पर, पहला है सूखा रोग रिकेट्स, दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया और तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये तीनों बीमारियों में क्या होता है इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी की कमी जब हो जाती है ना, विटामिन डी की कमी, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना थोड़ा। इसमें क्या होता है, विटामिन डी का मैंने आपको केमिकल नेम भी बता दिया, D2 का भी बता दिया, D3 का भी बता दिया। अब जो रिकेट्स है, जिसको कि सूखा रोग हम कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, हड्डियां क्या होती है ना, पतली हो जाती है, वीक सी हो जाती है। बच्चों में ये देखा जाता है, और बच्चों में दांत थोड़ा देरी से आते हैं, है ना, बहुत देरी से आते हैं, या आते भी हैं तो आधे आधे आते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है ना। कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी मतलब कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है, विटामिन डी ही करता है भाई। ठीक है, एक मिनट, इस स्लाइड में जो हमारा ब्रश है वो चल नहीं रहा है, हाँ चलने लग गया जी, बहुत थैंक यू इसका। चलिए, अब ये है सूखा रोग। तो सूखा रोग इसको क्यों बोला, क्योंकि सूख जाता है जी इसमें शरीर, हड्डियां बाहर की तरफ दिखने लगती है ना, इस तरीके से चलता है। यही बीमारी किस में होती है, बच्चों में होती है। अब जब यही बीमारी आपके बड़ों में होती है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है सर, इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये एडल्ट में देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, ये सारी चीज़ें। और ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसमें हड्डियों के अंदर ना छेद हो जाते हैं, हड्डियों के अंदर क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। और उन छेदों से क्या होता है पता है, उन छेदों से कैल्शियम क्या आ जाता है, खून के साथ बाहर आ जाता है। और जब कैल्शियम बाहर आ जाता है तो फिर जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो फिर हड्डियों में क्या होगा, दर्द होगा, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाओगे कि नॉर्मल इंसान की जो बोन्स होती है ना, जो थाई बोन्स होती है, उसकी फीमर देखो ध्यान से, ये ऐसी होती है। लेकिन किसी को जब रिकेट्स हो जाता है ना, तो उसमें बोन्स कुछ ऐसी हो जाती है, या घुटने इस तरीके से मिल जाते हैं, है ना, घुटने इस तरीके से मिल जाते हैं। तो इसको बोलते थे नॉक नी डिजीज़। ये जो वाली कंडीशन आपको दिख रही है जिसमें दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, घुटने टकराने की बीमारी कहते हैं इसको, नॉक नी डिजीज़। ठीक है, और या इस तरीके से हो जाती है बड़ों में, ऐसे हो जाती है टांगे, या इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके लक्षण हैं, विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं ये। ठीक है, विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। तो ये क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया है, ये पूरा एक तरह से ऑस्टियोमेलेसिया है, जिसमें घुटने टकराने लगते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं ना, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और एक मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस। अब नॉर्मली छोटे छोटे पोर्स तो होते ही हैं हड्डियों में, छोटे छोटे से, ठीक है, लेकिन ये पोर्स बहुत बड़े होने लगते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र, छेद। तो ये छेद हो जाते हैं इस तरीके से, और इन छेदों से फिर क्या होता है, कैल्शियम बाहर आने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में, जिसकी वजह से हड्डियां क्या पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट और ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। विटामिन ई की कमी से क्या होता है। अब विटामिन ई हम सबसे पहले देखेंगे। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है ना, वो होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसको सौंदर्य विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। आपने देखा होगा लेडीज़ को कोई अपने स्किन पर क्या लगाते हैं, दही लगाते हैं, या और क्या लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, ठीक है, या हल्दी लगाते हैं, है ना, या बेसन लगाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन ई होता है। और विटामिन ई जो है वो त्वचा को निखार कर बाहर लाता है, क्योंकि क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है, जो हमारी त्वचा के लिए, जो हमारी स्किन के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है विटामिन
ई, कई लोग इसकी कैप्सूल भी खाने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है तो हम उनको क्यों नहीं लें, है ना। अब ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या है, इसका मतलब अभी हम अच्छे से समझेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा इसको प्रतिऑक्सीकारक क्यों बोलते हैं। इससे पहले इसके स्रोत आप समझ लो, ये कहाँ कहाँ से मिलता है। तो अनार से मिलता है जी, ये पोमीग्रेनेट, है ना, अनार से मिलता है। या जो सूरजमुखी के फूल के जो बीज होते हैं उनसे मिलता है ये। सनफ्लावर सीड्स हो गया, कीवी हो गया, नट्स हो गए, है ना, आपके अखरोट हो गया, जो भी चीज़ें आती है उसके अंदर नट्स में, ड्राई फ्रूट सारे, है ना। और आपका ओलाइव ऑयल हो गया, ओलाइव या उसका जो तेल आता है वो हो गया। स्पाइनच, पालक में भी होता है विटामिन ई, और ब्रोकली इसमें भी होता है, मैंगो में होता है ना। ये सब किसके स्रोत हैं, विटामिन ई के स्रोत हैं। और विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं, पहला, उम्र से पहले बूढ़ा, किसी की उम्र 20 साल है और वो 30 साल का लग रहा है, इसका मतलब उसमें विटामिन ई की कमी है। उसकी जो त्वचा है ना, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, रिंकल पड़ने लगते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो है वो त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आदमी उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। तो ये डेफिशिएंसी है विटामिन ई की। हार्ट अटैक भी पड़ जाता है जी, हार्ट अटैक भी आ जाता है विटामिन ई की कमी से। कैसे आता है ये मैं भी समझा रहा हूँ। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद और बांझपन, बच्चे ना होना। तो अब क्या होता है, अर्ली एजिंग क्यों होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल, कुछ फ्री ऑक्सीजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, फ्री ऑक्सीजन निकलते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत कुछ उसमें से कुछ ऑक्सीजन तो शरीर यूज कर लेता है, लेकिन जो ऑक्सीजन उसमें यूज नहीं होता है, वो फ्री का जो ऑक्सीजन है, वो जो मुक्त ऑक्सीजन है, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। अगर वो आपकी स्किन में चला गया, वो फ्री ऑक्सीजन अगर आपकी स्किन में चला गया, तो वो आपकी स्किन की सेल को डेड कर देगा, त्वचा की कोशिकाओं को मार देगा, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और आप उम्र से पहले बूढ़े दिखने लग जाओगे। अगर वो फ्री ऑक्सीजन कार्डियक सेल में चला जाएगा, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, अगर वो हृदय की कोशिकाओं में चला गया तो हृदय की कोशिकाओं को मार देगा और उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर वो फ्री ऑक्सीजन आपकी आंखों की रॉड सेल तक पहुंच गया तो वो आपकी आंखों में क्या कर देगा, मोतियाबिंद की परेशानी खड़ी कर देगा। तो मोतियाबिंद भी, कैटरैक्ट जो है वो भी विटामिन ई की कमी से होता है। और अगर वो फ्री का ऑक्सीजन आपकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं, उनमें पहुंच गया तो वो क्या कर देता है, स्त्री में बांझपन पैदा कर देता है और पुरुषों में नपुंसकता पैदा कर लेता है। तो ऐसे लोग आगे जा कर के माँ बाप नहीं बन सकते, इनफर्टिलिटी आ जाती है उनमें, क्योंकि विटामिन ई की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये आई होप ये चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये है विटामिन ई की बात। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ये किस में हेल्पफुल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। ब्लड, रक्त का थक्का बनता है ना, जैसे कभी चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकता है। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का खून बहता ही रहता है, मतलब वो रुकता नहीं है, तो इसका मतलब के की कमी आ गई। और किसी का खून जल्दी बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मतलब विटामिन के ठीक है उसके अंदर। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का को जमाने में क्या करता है, मदद करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने लगती है जब किसी पे चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, विटामिन के हेल्पफुल होता है। मैंने आपको उसका केमिकल नेम भी बता दिया, क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। और इसके कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से ये भरपूर मात्रा में मिल सकता है, जैसे पालक, जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, सब में विटामिन के मिल जाएगा आपको, है ना। आपका स्पाइनच हो गया, ब्रोकली हो गया, है ना, केल हो गया, पीच हो गया, पियर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ग्रीन पीज हो गई, है ना, मटर, ये सब कीवी हो गया, कुकुम्बर हो गया, इन सब में क्या मिलता है, आपका विटामिन के मिलता है। और यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन हम पूरा कर चुके हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कीड़ा पढ़ चुके हैं, कीड़ा क्या पढ़ चुके हैं, कीड़ा, KEDA।
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम जल में घुलनशील विटामिन जो है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और आज की क्लास तक जितने भी क्वेश्चंस आप लगाओगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू।